स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर आप ध्यान देंगे मिड कैप्स पूरी तरह से समा बांध रहे हैं। तेजी का 850 पॉइंट का इजाफा। निफ्टी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा शांत होता हुआ कुछ कूल ऑफ देखा गया है, और साथ ही साथ अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर भी ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली का दबाव आया है। ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा उस स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स पर। इनफैक्ट आज मिड कैप इंडेक्स 850 पॉइंट तक के गेंस दिखाने में कामयाब था। इनफैक्ट अच्छी तेजी बनी थी रादर। और स्मॉल कैप्स का भी हाल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर शुरुआती कारोबार में ही तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। और ये दरअसल ब्रॉडर मार्केट है जो दरअसल इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, वरना ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिला है। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे इस समय वो कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट में ऊपरी लेवल से हल्के हुए हैं या फिर मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं। HDFC बैंक का प्रेशर बना हुआ है, ICICI, सन फार्मा, HUL, लेकिन सिप्ला उस ब्लॉक डील के बाद तेजी में, और साथ ही NTPC, कोल इंडिया, रिलायंस जैसे ट्रेड्स का साथ मार्केट को मिल रहा है। क्या अप्रोच होनी चाहिए? ऊपरी लेवल से कुछ वॉलेटाइल हो चला है बाजार। हमारे साथ हमारे तीन जानकार, और तीनों का परफॉर्मेंस कल दोपहर तक एकदम उम्दा था, नेक टू नेक था। सभी लगभग 7% के गेन्स पर बैठे हैं। कांटे की टक्कर है। आज की अप्रोच क्या रहेगी? मैं एक क्विक पर्सपेक्टिव आपसे लेना चाहूँगी। ओम, यहाँ से आगे मार्केट को कैसे पढ़ें ये बताइए, क्योंकि हर ऊपरी लेवल पर मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, और सभी को गुड मॉर्निंग। मार्केट ऑलरेडी हमने देखा है कि ये लार्ज स्विंग्स में हमेशा जो भी है 22,000 के लेवल के बाद से एक ब्रेकआउट हमने जब यहाँ से देखा था 22,100 के आसपास से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल ये 21,800 से जब ये ऊपर की ओर निकला था, तो हमने ये एनालाइज किया था कि लास्टली ये 22,400 का लेवल या 22,350 के लेवल पे ये इसकी जो स्विंग रहेगी काफी लो, मतलब ये ब्रॉड रेंज की रहेगी। इनफैक्ट 600 650 पॉइंट की, और ये उसी में दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट तो आज निफ्टी थोड़ा शांत है, बट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी ज्यादा मुझे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर आ रही है वो बैंक निफ्टी में नजर आ रही है, जो कि आज इनफैक्ट जो पार्टिसिपेशन है बैंक निफ्टी का, मुझे वो थोड़ा-सा रिदम यहाँ पे पॉजिटिव दिखता हुआ नज़र आ रहा है, और इनफैक्ट तो कहीं पॉइंट न कहीं लगभग नीचे दूसरे आ रहा है, तो किस सेशन स्टॉक में में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है? निफ्टी बैंक तो अब 140 पॉइंट नीचे आ गया है। ओम जी, यहाँ पे बट हमें एक थोड़ा-सा यहाँ पे मार्केट करेक्शन हुआ है यहाँ पे, हम्म बट हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद इनफैक्ट सेकंड सेशन में एक थोड़ी-सी फिर से बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, सेकंड सेशन। ओके, सेकेंड सेशन में कुछ शायद पिकअप देखने को मिलेगा। फटाफट से आप लोगों के टॉप ट्रेड स्क्रीन पर रखते हैं और फिर बात करते हैं आज किन स्टॉक्स पर फोकस किया जाएगा। तो एक तो EIL करीब 2.5% तक के रिटर्न्स ब्रिजेश को कमाकर दे चुका है। 6.5% की कमाई BSE में ओम ने की, और RVNL करीब 2% तक के रिटर्न्स प्रशांत को कमाने में सक्षम रहा। ब्रिजेश, शुरुआत आपसे। कंसिडरिंग आपने सारे ट्रेड्स इनफैक्ट कल और आज में निपटा लिए हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया है, ये बताइएगा आज का नया सौदा क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मुझे लगता है कि इंडेक्स में तो ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकते, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलेंगे। कल्याणी ज्वेलर्स जो पहला एक स्टॉक रहेगा जिसमें मुझे लगता है एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस पे हम बाय करेंगे, 409 के करीब इस पे ट्रेड हो रहा है। 402 का स्टॉप लॉस रहेगा, 425 का टारगेट रहेगा। 55 के टारगेट के लिए बाई साइड का ट्रेड, 409 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये है पहला ट्रेड कल्याण ज्वेलर्स का। प्रशांत के ट्रेड्स पर अगर नजर डालें तो एक तो मैंगनीज ओर के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। RVNL भारत डायनामिक्स में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया। आज का नया सौदा प्रशांत? तो हर्षा जी, यहाँ पे मुझे दीपक फर्टिलाइजर में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। करीबन 560 560 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 525 525 पे, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होंगे करीबन 640 640 645 645 मान के चलेंगे। 645 के लिए आप कह रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर में एक तेजी का ट्रेड बनेगा। यह है बाई साइड का ट्रेड। ओम, आपका पोर्टफोलियो में देख रही हूँ, एक तो BSE में आज टारगेट अचीव हुआ, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। वेदांत फैशंस को आप होल्ड करें और हुड को आपने बुक कर लिया था। आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा यहाँ पे पहला ट्रेड रहेगा यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर, जो कि अप्रॉक्स
1034 के आसपास चल रहा है। इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 1018 और टारगेट रहेगा 1085। 1085 कॉनकॉर में आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन, स्टॉक करीब 1036 के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है। बाई साइड का ट्रेड 1018 के आसपास वो स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप इस ट्रेड को ले भी रहे हैं। तो एक एक ट्रेड आया है, एक एक और जोड़ सकते हैं हमारे तीनों ही जानकार, उस पर आएंगे। आप लोग कुछ आइडेंटिफाई करके रखिएगा, लेकिन फटाफट से पतंजलि फूड्स स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अनुमान से कुछ बेहतर, खासतौर से आय 4.5% बढ़ी है, बिट्टा ग्रोथ करीब 14% के आसपास का आया, मार्जिन्स में सुधार है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा, इसीलिए मुनाफे पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। अब ग्रोथ कहां से आ रही है? फूड बिजनेस क्या कर रहा है? एडिबल ऑयल बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है? कंपनी के सीईओ संजीव अस्थाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, पहले तो ये एडिबल ऑयल का कारोबार अगर उसका एक डिटेल दे सकें, वहां पर कब तक पिकअप देखने को मिल सकता है और FY25 लार्जली इस बिजनेस के लिए कैसे उभर कर आएगा? सो एडिबल ऑयल का बिजनेस हमारे लिए लास्ट 2 क्वार्टर्स से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। पिछले 5 क्वार्टर्स उसके पहले जाएंगे तो काफ़ी मार्केट में तेजी मंदी के कारणवश कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे और पूरे इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी एक प्रकार से दिक्कत थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उसमें एक इम्प्रूवमेंट है और इस साल हमारा टारगेट वही है कि हम लोग 2 से 4% के बीच में इसमें मार्जिन कमाएंगे और हम लोग को काफ़ी इसमें ग्रोथ मोमेंटम भी दिख रहा है। हमारा वॉल्यूम करीब 13% बढ़ा लास्ट ईयर और इस साल हमारा अनुमान है कि हम लोग को ग्रोथ जो वॉल्यूम का है करीब 6 से 8% के बीच में रहेगा और हमारा मार्जिन प्रोफाइल 2 से 3% के बीच में रहना चाहिए। तो अगर वो होगा तो हम लोग को काफ़ी बढ़ोतरी दिखेगी कंपेयर टू दिस ईयर और उसमें अनुमान के हिसाब से मेरे को लगता है कि अगर हमारा एक नॉर्मल ईयर रहा, क्योंकि मार्केट में कोई अजीब वो गरीब वॉलेटिलिटी नहीं रही, तो हम लोग को इसमें 300 से 400 करोड़ तक का हम लोग को गेन मिलेगा। ओके, और ये दिस इज स्पेसिफिक टू एडिबल ऑयल बिजनेस, राइट? स्पेसिफिक टू एडिबल ऑयल। ओके, और FMCG साइड पर फूड बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप FY25 में? तो अगेन हमारा जो उसका क्लियर टारगेट है कि हमारा जो ग्रोथ रेवेन्यू का है वो 8 से 10% का है, मार्जिन प्रोफाइल हमारा 16 से 18% का है और उसमें भी हमारा अनुमान बिल्कुल क्लियर है कि अब ये स्टेबल बिजनेस एक रन रेट पे हमारा चलना शुरू होगा और जैसे फुल ईयर का हमारा फूड बिजनेस चला जिसमें कि हम लोग को बहुत, तो एब्सोल्यूट टर्म में मार्जिन जो बढ़े हैं वो हम लोग को अनुमान है कि करीब 15 से 16% इंक्रीज हमको दिखना चाहिए उसमें और फुल ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हमारा करीब जो बिजनेस है जो करीब 10,000 करोड़ के करीब FMCG का बिजनेस हुआ था वो हम लोग को 10 से करीब 11 साढ़े 11,000 करोड़ तक जा सकता है और अनुमानतः हमारा मार्जिन का कंस्ट्रक्ट जो है करीब 16% प्लस उसमें रहना चाहिए। ये बताइए, यहाँ पर आपका जो फूड बिजनेस में ग्रोथ क्या लीड करेगा? क्या वो स्पाइसेस रहेंगे, बिस्किट्स रहेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स रहेगा? कहाँ पर आपको ज्यादा ड्राइव देखने को मिल रहा है डिमांड का भी? तो बिस्किट्स में हमारा जो डिमांड है वो हमारा ग्रोथ हो रहा है 20% प्लस और इस साल भी हमारा वही एक्सपेक्टेशन है कि जैसे बिस्किट्स में हम लोगों ने करीब 1300 करोड़ से 1600 करोड़ का रेवेन्यू किया बिस्किट्स में। इस साल हमारा टारगेट है कि करीब हम लोग 2000 करोड़ बिस्किट्स में ले जाएंगे। जो हमारा ये न्यूट्रेला का बिजनेस है जो कि सोया प्रोटीन्स का है उसमें हमारा अनुमान है कि हम उसको करीब अगेन करीब 15 से 18% उसको ग्रो करेंगे और फूड बिजनेस का हमारा ग्रोथ काफ़ी हुआ था कंपेयर टू लास्ट ईयर। वो हमारा अनुमान है कि हम लोग उसको कंटिन्यूसली उसको ग्रोथ करेंगे और उसमें जो प्रीमियम एंड के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमारा काऊ घी है, उसी प्रकार से हमारे मेडिकेटेड जूसेस हैं या स्पाइसेस हैं या उसमें हमारे जो च्यवनप्राश और हनी है उसमें हमारे को ग्रोथ का अनुमान है कि हम लोग कंटिन्यूसली 8 से 10% का ग्रोथ है वो हमारा मेंटेन रहेगा और उसमें हम लोग उसको बिल्ड करते रहेंगे। और एक साथ में मैं और ऐड करना चाहता था आपसे जी, इस साल हम लोग अभी करेंटली इवेल्युएट कर रहे हैं पतंजलि के नॉन फूड बिजनेस के एक्विजिशन का, तो उसमें भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी का हमारा अनुमान है कि उसमें भी हम लोग वो एक बार जब डिलीजेंस हमारी हो जाएगी और एक बार हम लोग दोनों मैनेजमेंट एग्री कर लेते हैं कि दोनों बोर्ड्स अप्रूव कर देते हैं और शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं तो एक हमारे लिए कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ग्रोथ का एक हाई एडिशन होगा क्योंकि वो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे दंत कांति है, केश कांति है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, सोप और डिटर्जेंट्स हैं, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस जो कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होगा। और रफली फिर कितना आप खर्च करेंगे? बिकॉज इट विल बी अ एक्विजिशन नॉट अ इंटर कंपनी ट्रांसफर, राइट अस्थाना साहब? इंटर प्रमोटर ट्रांसफर। हाँ,
No, not at all. It will be an acquisition. और अगर आपको दो अनुमान हो प्रीवियस जो एक्विजिशंस हम लोगों ने पेरेंट कंपनी से किए थे, इसका और जो फूड का था, वो बिल्कुल स्लम सेल के अंतर्गत हुआ था, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ्रेंडली था, कंपनी के लिए बहुत फ्रेंडली था। तो हमारा विश्वास है कि उसमें इस बार भी जो मैनेजमेंट निर्णय लेगा वो एक पॉजिटिव ही रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए। तो आपके बुक्स पर इस समय कितना कैश है सर? हमारे बुक्स पे कैश टोटल 3,500 करोड़ से ऊपर है। ओके, तो फिर आप उस एक्विजिशन के लिए ये पर्याप्त रहेगा या फिर कुछ रेज करना पड़ेगा पैसा? नहीं, हमको कोई इक्विटी मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लोज हैं, बुक्स पे कैश है, और हमारे को अगर रेस का टोटली डेट फ्री कंपनी है, तो हमको अपने को थोड़ा सा वेदर उसको डेट के थ्रू फंड करें या डायरेक्टली अपने कैश से कर दें, जी। वो दोनों कंपनी के पास पर्याप्त पैसा है, तो मार्केट में हम लोग को डाइल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है इस एक्विजिशन के लिए। ओके, मैं एक क्विक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। कंसिडरिंग आपके पास पर्याप्त कैश फ्लोज है, डेट फ्री है, ये फाइनेंस कॉस्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्यों बढ़कर आया? क्योंकि उसी ने आपके प्रॉफिट को ड्रैग किया है। हाँ, नहीं, उसमें कुछ नहीं था। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन था हमारा, करीब 92 करोड़ का रिडेम्पशन था। ओके। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसके बारे में कॉस्ट दिख गया, उसमें कोई और वो नहीं है, और वो नेक्स्ट क्वार्टर से उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं रहेगा। ओके, तो जहां तक मैं समझ रही हूं कि पतंजलि का अब तक का जो भी कंज्यूमर बिजनेस है, वो अब फिर ये इस पतंजलि फूड्स के बिजनेस में रहेगा जब आप वो नॉन फूड बिजनेस भी अक्वायर करेंगे। संजीव जी, आई एम श्योर इस पर आपसे कई दूसरे लोगों ने बात की है। ये पतंजलि आयुर्वेद का जो किस्सा है जो कोर्ट में पहुंचा, उसका कुछ इम्पैक्ट आप लोगों पर आया? डिमांड देखिए, में, सेंटिमेंट में? जी, नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं आपको वही बताना चाह रहा था। वो शायद लोगों में एक धारणा है, वो पूरा जो है वो एक केस सब जुडिस है, तो उस पर बहुत कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन वो वाला जो मामला है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर है, जिससे हमारे बिजनेसेस जो लिस्टेड कंपनी के बिजनेसेस हैं, जो नॉन फूड बिजनेस का जो वैल्यूएशन चल रहा है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और ना अभी तक है। हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं उसका। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू सब। संजीव अस्थाना कंपनी के सीईओ डिटेल्स देते हुए, और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपने ओवरऑल ग्रोथ को लेकर, स्पेशली एडिबल ऑयल्स में हमने देखा है धीरे धीरे करके स्थिति बेहतर हो रही है। लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक ट्रेड हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किया है, तो उसको विजिट करेंगे, और साथ ही साथ वीआईपी इंडस्ट्री के नंबर्स पर भी बातचीत होगी। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकार एक और ट्रेड जोड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले वीआईपी इंडस्ट्रीज के नतीजों पर बातचीत कर लेते हैं। एक और क्वार्टर जहां पर हमने देखा है थोड़ी सी वीकनेस परसिस्ट करती हुई दिखाई दी है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा नेट लॉस का जो आंकड़ा है वो करीब 24 करोड़ के आसपास आया। ये घाटा बड़ा है। हाउएवर अगर आप ध्यान दें, रेवेन्यू में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, मार्जिन्स फ्लैटिश रहे हैं, एबिटा नेगेटिव है, यानी कि एबिटा में दबाव बनता हुआ 64 करोड़ से घटकर एबिटा ये इस क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है। दरअसल प्रेशर आया है बांग्लादेश कारोबार की तरफ से। ज़्यादा डिटेल्स कंपनी के एमडी नीतू काशीराम का हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतू जी, स्वागत है आपका। एक चीज़ ऑफ कोर्स मैं नोटिस कर रही हूँ कि डबल डिजिट ग्रोथ स्पेशली ऑन द वॉल्यूम रेवेन्यू फ्रंट पिछले 3 क्वार्टर्स में पहली बार आई है। सो देयर इज अ स्लाइट टर्न अराउंड, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा को क्या ड्रैग कर रहा है, अगर उसका एक अंदाजा दे सके, और उसको अबेट करने के लिए अब कंपनी क्या कर रही है? तो इसमें से 50% जो लॉस है वो बांग्लादेश की वजह से है। सो बांग्लादेश में जो हमारी सॉफ्ट लगेज की प्लांट है, आज हम वहां पर कुछ भी नहीं बना रहे, बिकॉज हमारे पास काफी सारा सॉफ्ट लगेज स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो इस साल ये जो मार्केट ट्रेंड काफी कुछ चेंज हुआ है, हार्ड लगेज की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है और सॉफ्ट लगेज सेल्स में कमी आई है। उसकी वजह से हमारे पास स्टॉक ज्यादा है, और बांग्लादेश प्लांट अभी सॉफ्ट लगेज अपराइट्स का जो प्लांट है वो बंद है, उसकी वजह से कॉस्ट आ रही है। दूसरा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्टॉक है, उसके लिए वेयरहाउसिंग कॉस्ट ज्यादा है। एंड द थर्ड वन, इस साल हमने ई कॉमर्स के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिए थे, और उसका भी कॉस्ट है, बिकॉज ई कॉमर्स ओवरऑल ईयर के लिए 71% ग्रो किया है। सो ये तीनों कॉस्ट अब फ्यूचर में जाके नहीं होंगी, एंड देयरफॉर एबिटा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। हाउएवर ज्यादा इंप्रूवमेंट H2 से आएगा, सेकेंड हाफ ऑफ FY25।
ओके, तो ई कॉमर्स में जो आप मेंशन कर रही है ग्रोथ आई है, वो कितना ड्राइव करने वाला है इस पर्टिकुलर रिकवरी को? बिकॉज आई थिंक Q4 में 140% तक का इजाफा है. विल यू बी एबल टू सस्टेन इट? 140 तो नहीं होगा, बट इस पूरे साल में 40% ग्रोथ ई कॉमर्स की तरफ से हम देख रहे हैं. नहीं, मैं 140 Q4 Q ऑन Q कंपैरिजन की बात कर रही थी. मैम, ई कॉमर्स में दिक्कत ये भी है कि कई सारे नए ब्रांड्स इस समय आ गए हैं एंड दे ऑल वेल फंडेड बाय द वीसी कम्युनिटी. इस तरह के कंपटीशन को वीआईपी कैसे बीट करने वाला है? तो दो चीजें हैं, एक तो वीआईपी की ब्रांड रिकॉल इन सबसे ज्यादा है, दूसरा रेलेवेंट प्रोडक्ट, आई थिंक राइट टाइम प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. सो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 6 महीने में हमने प्रोडक्ट पे काफी काम किया है और काफी नए नए प्रोडक्ट्स लाए हैं, और वीआईपी हमेशा से ही अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है. तो आई थिंक अगर हम राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट कंज्यूमर को देंगे और ई कॉमर्स में अवेलेबल कराएंगे तो वी टेंड टू हैव चांस टू विन. ओके, आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की आपने कहा सॉफ्ट लगेज की डिमांड फीकी पड़ी है, ज्यादा हार्ड लगेज की तरफ लोगों का रुझान है. तो यहाँ से अब आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसे दिखेगा और इस समय डिमांड की सिचुएशन कैसी दिख रही है? यू नो, बीट दोज हाई एंड कैरी ऑन लगेज वर्सेस बैकपैक्स, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों ने बीच में अच्छी खासी मार्केट शेयर अपने नाम किया था. तो हार्ड लगेज की ग्रोथ बनी रहेगी. अगर आप शेयर देखेंगे हार्ड लगेज वर्सेस सॉफ्ट लगेज, जो पहले सॉफ्ट लगेज की तरफ था 60 और हार्ड लगेज 40 हुआ करता था, अब हम देख रहे हैं सॉफ्ट लगेज 20 होगा और हार्ड लगेज 80% हो जाएगा. ये मैं बात कर रही हूँ लगेज की. अगर आप बैकपैक देखेंगे तो बैकपैक में मार्केट शेयर गेन हो रहा है, बट आई थिंक इसमें पोटेंशियल बहुत है बिकॉज बैकपैक इज अ डेली यूज केस. सो हर दिन आज अगर आप देखेंगे तो हर पर्सन बैकपैक यूज कर रहा है. अगर आप देखें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस गोअर, प्रोफेशनल पीपल, एवरीबडी इज यूजिंग बैकपैक. सो इसमें आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ज्यादा मार्केट शेयर ले सकते हैं. और बांग्लादेश का हमारा जो प्लांट है सॉफ्ट लगेज अपराइट का, जो कि डिमांड कम, लगेज की सॉफ्ट लगेज डिमांड कम होने से हम उसको बैकपैक में कन्वर्ट कर रहे हैं. और दूसरी जीटीएम स्ट्रेटेजी भी देख रहे हैं बैकपैक के लिए. तो बैकपैक में डेफिनेटली FY25 में फोकस ज्यादा रहेगा और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी शुड बी एबल टू गेन मार्केट शेयर. बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक फॉर FY25. थैंक यू. स्टॉक आज करीब 2% ऊपर. तो कंपनी ऑफ कोर्स हार्ड लगेज पर फोकस कर रही है और सॉफ्ट लगेज का की जो फैसिलिटी है वहाँ से ज़्यादा बैकपैक्स निकलते हुए दिखाई देंगे और वही इनफैक्ट एक प्रोडक्ट है जो अच्छा खासा चलता भी है आजकल. चलिए, इस बीच एक एक ट्रेड हमारे जानकार देने को तैयार बैठे हैं. तो बताइए अब प्रशांत, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? आपका ऑडियो म्यूट पर है. जी, आई एम सॉरी. तो हर्षा जी, मेरा दूसरा ट्रेड भी सेम सेक्टर से होगा, फर्टिलाइजर सेक्टर से. मैं फैक्ट में बाय करना चाहूंगा. मेरा स्टॉप लॉस होगा 655, 655 और मैं टारगेट देख रहा हूँ 800 तक, 800 तक. ओवरऑल एक पोजिशनल ट्रेड होगा और मुझे लग रहा है जो स्विंग हाइज बने थे वो कंफर्टेबली एक बार फिर से रिटेस्ट हो सकते हैं. ओके, तो 800 के टारगेट के लिए फैक्ट ये दूसरा फर्टिलाइजर ट्रेड जो इन्होंने ऐड किया है, 655 का स्टॉप लॉस. ओम, आपका ट्रेड? जी, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा बैंकिंग सेक्टर से. यहाँ पे मेरा कॉल है EU बैंक पे. करेंट भाव 631 के अप्रॉक्स यहाँ पे चल रहा है. टारगेट यहाँ पे रहेगा 690 का और स्टॉप लॉस रहेगा 608. 608 का स्टॉप लॉस, 690 का टारगेट. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय साइड का ट्रेड. ब्रिजेश, कल्याण ज्वेलर्स के साथ अगला ट्रेड. मैडम, मेरा अगला ट्रेड बोरोसिल रिन्यूअल रहेगा. तो इसमें मैं बॉटम फॉर्मेशन और बेस फॉर्मेशन देख रहा हूँ और डेली चार्ट में एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो मैं करंट प्राइस में बाय करूंगा इसको. इसका जो स्टॉप लॉस है वो 501 का रहेगा और 530 का टारगेट रहेगा. 530 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बोरोसिल रिन्यूएबल में आपने आइडेंटिफाई किया. स्टॉप लॉस आपका 501 का है. चलिए, एक एक करके सारे वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे.
प्रशांत ने मॉइल कैरी किया, 495 का टारगेट है। दीपक फर्टिलाइजर जोड़ा है नया, 645 टारगेट, 525 स्टॉप लॉस। फैक्ट भी आया है तेजी की तरफ, 800 टारगेट, 655 स्टॉप लॉस। सबसे ज़्यादा रिटर्न इन तीनों में मॉइल ही इनको कमा कर दे रहा है, जो 4% ऊपर है के रिटर्न कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओम ने एक ट्रेड वेदांत फैशन का कैरी किया, 1180 का टारगेट, 960 स्टॉप लॉस। कॉनकॉर नया है, ट्रेड जोड़ा हुआ, 1085 टारगेट, 1018 स्टॉप लॉस। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 690 का टारगेट, 608 का स्टॉप लॉस रहेगा। इधर इनका वेदांत फैशन सबसे ज़्यादा ट्रेड रिटर्न इनको कमा कर दे रहा है। अब आते हैं ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर, तो 2 नए ट्रेड्स हैं। कल्याण ज्वेलर्स 425 का टारगेट, 402 स्टॉप लॉस है। और बोरोसिल रिन्यूएबल 530 टारगेट है, 501 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की स्थिति इनके लिए बोरोसिल रिन्यूएबल करीब 0.5% जोड़कर दे रहा है। अब तक कांटे की टक्कर रही है तीनों के बीच, एटलीस्ट कल दोपहर 3:30 बजे तक। इस समय स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आती हुई। तो ओम ने एक अच्छी लीड ले ली है, छलांग लगाई है, 14.28% के रिटर्न्स इनके। दूसरे स्थान पर अब प्रशांत है 9.5% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन 7.25% से ज़्यादा के रिटर्न्स ब्रिजेश कमा रहे हैं। यह है आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर। जो भी बदलाव आएगा, जो भी अपडेट आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करेंगे और 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक रिकैप भी लेकर आएंगे। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू आज के ट्रेड के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।